Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Roj. Today I am here to discuss about ascites. Ascites is the fluid retention in peritoneal cavity. पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना, उसका रिटेन कर जाना इज कॉल्ड एसाइटीज। ये दो तरह का होता है, ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव ज़्यादातर होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की हो जाने की वजह से। ये ज़्यादातर प्रेशर से रिलेटेड होता है और इसमें जो एसाइटिक फ्लूइड होता है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, जबकि सीरम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट अगर इसमें चेकआउट किया जाए लैब में तो वो 1.1 से ज़्यादा होता है। सीरम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट निकाला जाता है सीरम एल्ब्यूमिन माइनस एसाइटिक एल्ब्यूमिन। इसमें पेशेंट का एसाइटिक फ्लूइड लेकर पैरासेंटोसिस के थ्रू और वो फ्लूइड को लैब में सेंड किया जाता है और वो वहाँ पर जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है वो चेकआउट करते हैं, उसकी वैल्यू फिर उसमें से माइनस कर देते हैं जो एसाइटिक फ्लूइड के अंदर एल्ब्यूमिन कंटेंट होता है प्रोटीन का, उसका लेवल। तो यहाँ से हमें उसका एक ग्रेडियंट मिलता है। अगर वो 1.1 से ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसुडेटिव होगा। एक्सुडेटिव में क्या होता है, बेसिकली इसमें सीरम एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप डाउन हो जाता है। जब वो ड्रॉप होता है ऑनकोटिक प्रेशर, उसकी वजह से फ्लूइड लीकेज होता है और उसके साथ साथ प्रोटीन लीकेज भी होता है। इन एक्सुडेटिव एसाइटीज एसाइटिक फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कंटेंट जो होगा वो 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, जबकि इसमें सीरम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट लेस देन 1.1 होता है। अगर हम बात करें इनके कॉजेज़ की, तो ट्रांसुडेटिव का मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके अपने बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं लिवर सिरोसिस के। मोस्ट कॉमन इसमें वायरल हेपेटाइटिस आ जाता है, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी ये मोस्ट कॉमन है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्कोहल का इस्तेमाल ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉज होता है इसमें लिवर सिरोसिस में इन वेस्टर्न कंट्रीज़। उसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल भी ये हो सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस की वजह से भी ट्रांसुडेटिव एसाइटिस हो सकती है। उसके अलावा सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज एक और भी है जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उसमें हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है पेशेंट को। विल्सन्स डिजीज भी लिवर सिरोसिस को कॉज करता है। उसके अलावा पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसमें अर्ली स्टेजेस में तो नहीं, हाँ अलबत्ता जब एडवांस स्टेज में डिजीज जाती है तब पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो सकती है। कुछ ड्रग्स लाइक मिथाइल डोपा और मेथोट्रेक्सेट, इन ड्रग्स का इस्तेमाल भी लिवर सिरोसिस कॉज करता है। उसके अलावा ये क्रिप्टोजेनिक भी होता है। लिवर सिरोसिस में पेशेंट के कुछ कॉमन सिम्टम्स होंगे लाइक एब्डोमेन डिस्टेंशन होगी, हेमेटोमेसिस हो सकती है पेशेंट को अगर एसोफेजियल वेरिसिस मौजूद है। चूंकि लिवर सिरोसिस है तो पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के 3 मेजर साइंस आपको हर पेशेंट में नज़र आएंगे। एक तो उसमें प्रोमिनेंट एब्डोमिनल वेन्स होंगी, स्प्लीनोमेगैली होगी और एसोफेजियल वेरेसिस होगी। और जब एसोफेजियल वेरेसिस होगी तो उसके साथ हेमेटोमेसिस मोस्ट कॉमन सिम्टम है, वो पेशेंट को शो होगा। उसके अलावा जॉइंटिस की वजह से आई का कलर भी येलो होगा इन पेशेंट्स में। और इसमें पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो हेपेटाइटिस की भी हो सकती है, अल्कोहल यूज़ की भी हो सकती है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की भी हिस्ट्री इसमें पेशेंट में मौजूद हो सकती है। इसके अलावा जो सिरोसिस के पेशेंट्स होते हैं इनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी होती है पीटी प्रोफाइल डिस्टर्ब होने की वजह से। अगेन इन पेशेंट में एसाइटीज़ को हम चेक करते हैं शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल। ये फिजिकल एग्जाम के दौरान ये 2 टेस्ट किए जाते हैं, शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल। ये पेशेंट में लिवर सिरोसिस के पेशेंट जिनमें एसाइटीज़ मौजूद होती है उनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। उसके अलावा इन पेशेंट्स के हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते होते हैं जिसमें एलएफटीज
करवाए जाते हैं मोस्ट कॉमन, जिसमें आप सीरम बिलीरुबिन का लेवल चेक करते हैं और कुछ लीवर इंजाइम्स होते हैं उनका चेक करते हैं लेवल, जो कि नॉर्मल टू मॉडरेटली रेज्ड होते हैं। उसके अलावा पीरियड टाइम प्रोलॉन्ग होता है और सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल इसमें लो आता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन सिंथेसाइज होती है लीवर में, और जब लीवर डैमेज होता है तो फिर इसकी कंसंट्रेशन में भी कमी आ जाती है इन क्रॉनिक लीवर डिजीजेस में। उसके अलावा लीवर सिरोसिस की वजह से जो एसाइटीज़ का जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रॉ कलर का होगा, ट्रांसुडेटिव होगा। उसके अलावा आप इसमें अल्ट्रासाउंड पेशेंट की करवा सकते हैं डिफरेंट फाइंडिंग्स के लिए। इसमें अर्ली स्टेजेस में तो इतना नहीं अल्ट्रासाउंड में कोई इंडिकेशन इसमें हो सकती, लेकिन हाँ एडवांस स्टेजेस में जब लीवर का साइज स्मॉल हो रहा होता है तो उसमें इरेगुलर कंटोर आ जाता है, नोड्यूलर फॉर्मेशन उसके ऊपर डिटेक्ट हो जाती है, डायलेटेड पोर्टल वेन्स उस पे आ जाती हैं, स्प्लीनोमेगैली और एसाइटिस वगैरह, ये अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ें पता चल जाती हैं। उसके अलावा कंफर्म करने के लिए सिरोसिस को फाइब्रोस्कैन करवाया जाता है, सिटी एमआरआई करवाई जाती हैं, एंडोस्कोप भी आप करवा सकते हैं अगर पेशेंट को एसोफेजियल वेरिसेस है, पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह, तो उसके लिए एंडोस्कोपी के थ्रू कंफर्मेशन की जाती है, और लीवर बायोप्सी एंड पे मतलब एंड टूल है टू कंफर्म लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रांसुडेटिव एसाइटीज का। इसके अलावा ट्रांसुडेटिव एसाइटीज कार्डिक डिजीजेस में भी हो सकती हैं, जिसमें राइट हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से भी हो सकता है, कोई भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये 3 मेजर कॉजेज़ हैं ट्रांसुडेटिव एसाइटीज़ के होने के इन कार्डिक डिजीज़ेज़। उसके अलावा हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से भी ट्रांसुडेटिव टाइप एसाइटीज़ होती है, और इसमें ओवरऑल जनरलाइज्ड एडिमा होता है पेशेंट को, ये मेजर साइन होता है। उसके अलावा मेक्स सिंड्रोम इज़ अनदर कॉज ऑफ ट्रांसुडेटिव एसाइटीज़। इसमें पेशेंट में आपको एसाइटीज़, प्लूरल इफ्यूजन, ओवेरियन फिब्रोमा इन फीमेल्स, ये मेन फीचर्स होंगे इस सिंड्रोम के। अगर पेशेंट को ट्रांसुडेटिव एसाइटीज़ है तो इससे आप कॉज का पता लगा सकते हैं इन तमाम डिजीज़ का कि किस वजह से है पेशेंट को। उसके अलावा बर्ट कैरी सिंड्रोम एक होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हेपेटिक वेन्स की या फिर इंफीरियर वेना केवा की, बिटवीन द हेपेटिक वेन्स एंड राइट एट्रियम। तो इससे भी पेशेंट को ट्रांसुडेटिव एसाइटीज़ हो जाती है। ट्रांसुडेटिव एसाइटीज़ बेसिकली कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो कि प्री हेपेटिक हो, इंट्रा हेपेटिक हो या पोस्ट हेपेटिक हो। प्री हेपेटिक में फॉर एग्जांपल अगर पोर्टल थ्रोम्बोसिस है पेशेंट को, उसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीज करेगा और पेशेंट को ट्रांसुडेटिव एसाइटिस हो सकती है। इंट्राहेपेटिक में मोस्ट कॉमन लिवर सिरोसिस आ जाता है हमारे पास, और पोस्ट हेपेटिक में ये जो बर्ट कैरी सिंड्रोम और जो कार्डिक डिजीजेस हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांसुडेटिव एसाइटिस हो सकती हैं। अगर हम बात करें एक्सुडेटिव एसाइटिस की, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो मोर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और हमारे पास जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट है वो लेस देन 1.1 है। इसमें सीरम हमारे पास एल्ब्यूमिन वो ओवरऑल लो होगी, ऑनकोटिक प्रेशर भी उसकी वजह से लो हो जाएगा और कैपिलरी से फ्लूइड लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी बहुत ही कॉमन सी एक छोटी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें ये जो एक्सुडेटिव एसाइटीज़ हैं ये इसके भी मल्टीपल सेपरेट कॉजेज़ हैं ट्रांसुडेटिव से। ये अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है लाइक ट्यूबरक्लोसिस, अब इसमें पेशेंट को इसमें लंग्स इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और इंटेस्टाइन्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मोस्ट कॉमन इसमें इंटेस्टाइन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है पेशेंट्स में। तो अगर इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होता है तो ऐसे में पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है, एसाइटिस हो सकती है। ऐसे में भी पेशेंट को एब्डोमेन डिस्टेंशन होगी, लेकिन ये इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली, एकदम से नहीं होता, ये ग्रेजुअली होगा। और माइल्ड टू मॉडरेट इसमें डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगी। ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंट का कॉमन सिम्टम है कि माइल्ड टू मॉडरेट और डिफ्यूज टाइप एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट को। अब चूंकि इसमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो उसमें पेशेंट को अल्टरनेटिव सिम्टम्स होंगे, कभी पेशेंट को डायरिया होगा, कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी, और सिस्टेमिक सिम्टम्स में एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ वेट, लो ग्रेड फीवर रहेगा पेशेंट को, और जो नाइट स्वेट्स हैं ये।
हमेशा जब भी कोई भी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है और वो क्रोनिक है, क्रोनिक में हमेशा पेशेंट को लो ग्रेड फीवर ही होता है, ख़ास तौर पे ये ट्यूबरक्लोसिस के केस में बहुत ही लो ग्रेड फीवर होता है कि लाइक पेशेंट को इतना नहीं उसका एहसास भी नहीं इतना होता, लेकिन वो उसको फटीग और वो फीवर वाले सिम्टम्स सारे आ रहे होते हैं। उसके अलावा इसमें साइंस में एसाइटिस प्रेजेंट होगी और एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी अगर आप पेशेंट का फिजिकल एग्जाम करेंगे। उसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वैसे इंटेस्टाइनल लूप्स ही बन जाती हैं ट्यूबरक्लोसिस में, वो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई मैस पल्पेट हो सकता है पेशेंट में। इनकी इन्वेस्टिगेशन में ईएसआर रेज्ड आएगा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें पेशेंट का आप जस्ट एक्सरे एक दफ़ा करवा लेना बेहतर होता है टू रूल आउट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। वैसे कंपल्सरी नहीं है कि पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी मौजूद हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हो ही ना, तो उसको रूल आउट किया जाना इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा जो एसाइटिक फ्लूइड है इसमें ये एक्सुडेटिव टाइप का होगा और इसमें 70% लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा इसमें हम लेप्रोस्कोपी और पेरिटोनियल बायोप्सी करवाकर ट्यूबरक्लोसिस को कंफर्म कर लेते हैं। बायोप्सी के थ्रू सैंपल लेके लैब में टेस्ट के लिए भिजवा देते हैं, जिसमें फिर वो हमारे पास कंफर्मेशन हो जाती है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है और फिर उसकी वजह से पेशेंट को एसाइटिस है। इसके अलावा एक्सुडेटिव एसाइटिस मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकती है और मैलिग्नेंसी में पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे उसमें एब्डोमेन डिस्टेंशन होगी और इसमें एब्डोमेन डिस्टेंशन पेशेंट की रैपिडली इंक्रीज़ करेगी, बहुत रैपिडली होगी ये, और पेशेंट को ये लॉस ऑफ वेट और एनोरेक्सिया इसकी हिस्ट्री पाई जाएगी। उसके अलावा साइंस में पेशेंट को एसाइटिस होगी और टेंस टाइप की एसाइटिस होगी और इसके साथ-साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी पेशेंट को हो सकता है और मल्टीपल मैसेज भी पल्पेट हो सकते हैं एब्डोमिनल रीजन में। इन्वेस्टिगेशन में आप एसाइटिक फ्लूइड पेशेंट का जब लेंगे पैरासिम्प्टोसिस के थ्रू, तो उसमें ग्रॉसली ये हेमोरेजिक होगा। उसके अलावा ये एक्सुडेटिव होगा और इसमें जब हम साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे साइटिक फ्लूइड का, तो उसमें मैलिग्नेंट सेल्स भी दिखेंगे, जिससे कंफर्म होगा कि पेशेंट को मैलिग्नेंसी है। उसके अलावा ये पेरिटोनियल बायोप्सी वगैरह से हम कंफर्म कर लेते हैं अपने डायग्नोसिस को। उसके अलावा एक्सुडेटिव एसाइटिस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की वजह से भी हो सकती है और केमिकल पेरिटोनाइटिस की वजह से भी हो सकती है। बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में ज़्यादातर अगर कोई परफोरेशन हो जाए गट की, और उसमें ज़्यादातर कॉमन है अपेंडिसाइटिस का या फिर एंट्रिक फीवर का। अगर इसमें ये पेशेंट की हिस्ट्री मौजूद है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि पेशेंट को बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। तो इसमें पेशेंट की आपके पास हिस्ट्री आएगी स्फीयर एब्डोमिनल पेन की, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा और एब्डोमेन डिस्टेंशन की हिस्ट्री मिलेगी, वॉमिटिंग की और कॉन्स्टिपेशन की इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी। एब्डोमेन पेशेंट का रिजिड होगा इन केस ऑफ बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और टेंडरनेस और रीबाउंड टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस होती है अगर आप पेशेंट का फिजिकल एग्जाम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको दबाते हैं तो उसको पेन हो। रीबाउंड टेंडरनेस ये होती है कि अगर आप जब दबा कर छोड़ते हैं हाथ, तो जब वो कोई भी उसके स्किन के अंडरलाइंग जो ऑर्गन होता है वो वापस में रीबाउंस होता है, फिर पेशेंट को पेन होती है बाद में। ये होती है रीबाउंड टेंडरनेस। तो ये पेशेंट में ये भी इसमें पॉजिटिव होगा साइन। उसके अलावा इसमें जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो बाउल साउंड्स इसमें एब्सेंट होंगी। इन्वेस्टिगेशन में हम प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करवा लेते हैं, जिसमें अगर इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन है तो इससे उससे वो कंफर्म हो जाएगी। उसके अलावा प्लेन एक्सरे से हमें जो है डायफ्राम और एयर अंडर डायफ्राम वो इंडिकेट जाती है, तो वो कंफर्म हो जाती है। अलबत्ता इसके अगर साइटिक विड का अगर हम टेस्ट करवाते हैं, उसको एग्जामाइन करवाते हैं, तो वो थिक होगा, पुरुलेंट होगा, एक्सुडेटिव नेचर होगा। और उसके अलावा अगर हम आप इसकी ग्राम स्टेनिंग और कल्चर वगैरह करवाते हैं थ्रू ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर के कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व है बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में। उसके अलावा जो केमिकल पेरिटोनाइटिस है ये एसिड की वजह से भी हो सकता है और बाइल की वजह से भी। एसिड ऐसे हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था, ठीक है, और उसके बाद पेशेंट ये परफोरेशन,
तो इसमें अगर पेशेंट आपके पास पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री लेकर आ रहा है, तो मे बी उसकी वजह से केमिकल पेरिटोनाइटिस हो, या कोई बिलियरी ट्रैक की सर्जरी हुई है, उसके बाद कोई लीकेज हो गई है, या फिर पीटीसी के बाद भी ये हो सकता है। पीटीसी कहते हैं परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। तो अगर आपके पास इन 3 हिस्ट्रीज के साथ पेशेंट आ रहा है कि अगर कोई उसकी कोई पहले गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, उसके अलावा या उसको पेप्टिक अल्सर था, या उसका पीटीसी हुआ है, तो ये एक मेजर हमारे पास कि मे बी अब इसको केमिकल पेरिटोनाइटिस हो। और उसके अलावा इसके जो अदर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो बिल्कुल सेम होंगे। जिस तरह बैक्टीरियल पैटर्न होगी, रीबाउंड टेंडरनेस होगी, बाउल साउंड्स इसमें एब्सेंट होंगे इन पेशेंट में। उसके अलावा इसके साइंस भी बिल्कुल बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस जैसे ही होंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसमें अगर पेशेंट को परफोरेशन हो गई है पेप्टिक अल्सर की वजह से, तो इसमें जो लीवर की डलनेस है वो इसमें आपको अपॉन एग्जामिनेशन डिक्रीज्ड मिलेगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में हम प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करवाते हैं टू इंडिकेट एयर अंडर डायफ्राम। अगर कोई भी किसी किस्म की परफोरेशन हुई है पेप्टिक अल्सर के थ्रू, तो उससे वो कंफर्म हो जाएगी। उसके अलावा पेरिटोनियल फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है, उसको एस्पायरेट करवाया जाता है, और उसके बाद उसको चेकआउट किया जाता है। तो उसमें बाइल स्टेन अगर मिलें, तो वो उसका पता चल जाता है कि ये बाइल की वजह से हुआ है केमिकल पेरिटोनाइटिस, और इसके अंदर कोई अनदर ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, अलबत्ता बैक्टीरियल में ज़रूर वो कल्चर करवा लिया जाता है, ग्राम स्टेनिंग करवा ली जाती है, उससे हमें जो कॉजेटिव एजेंट होता है उसका पता चल जाता है। लेकिन ये जो केमिकल पेरिटोनाइटिस है, ये 2 ही मेजर हैं, या तो वो एसिड की वजह से होगा, या वो बाइल की वजह से होगा, एंड दैट्स इट। उसके अलावा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से भी एक्सुडेटिव एसाइटिस हो जाती है, और इसमें जो एसाइटिस होगी वो हेमोरेजिक होगी इन एक्यूट सीवियर पैंक्रियाटाइटिस। तो ये कुछ कॉजेज़ थे आपके एसआईटीज़ के, जिसमें कुछ थे ट्रांसुडेटिव के, कुछ थे एक्सुडेटिव के। इसमें ओवरऑल जो एसआईटीज़ से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें आपको मोस्ट कॉमन जो सिम्पटम्स, ये मैं आपको जनरल बताने लगी हूँ, जिसमें ये एंकल जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग मिलेगी, पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी। उसके अलावा इनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत होते हैं, जिस तरह के ब्लोटिंग का हो जाना, एब्डोमेन पेन का होना, लॉस ऑफ एपेटाइट का होना, इंडाइजेशन का होना, कभी डायरिया का होना, और कभी कॉन्स्टिपेशन का होना। इन पेशेंट्स को बैक में पेन होती है, एसाइटिस वाले पेशेंट्स को। इनको उठने बैठने में बड़ी तंगी होती है। उसके अलावा इनको थकावट और फटीग, ये इनको बहुत होती है इन पेशेंट्स को, एसाइटिस वाले पेशेंट्स को। उसके अलावा इसका जो जनरल एग्ज़ाम होता है एसाइटिस वाले पेशेंट्स का, आपने सबसे पहले उसका शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड सील से आपने देखना होता है कि फ्लूइड पेरिटोनियल है। और मोस्ट कॉमन जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इससे हमें जो अंडरलाइंग कॉज़ है वो पता चल जाता है कि मेजर कॉज़ क्या है एसाइटिस के पीछे। उसके अलावा पैरासेंटेसिस लाज़मी की जाती है फ्लूइड की, क्योंकि उस पैरासेंटेसिस में क्या किया जाता है, इसमें अंडर लोकल एनेस्थीसिया नीडल इंसर्ट की जाती है एब्डोमेन में, और फिर इंसर्ट करके कुछ फ्लूइड का सैंपल ले लिया जाता है, फिर उसको एनालिसिस के लिए भिजवा दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी इन्फेक्शन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ये हमें पता चले, ठीक है? और इस फ्लूइड के थ्रू ही सबसे पहले हमें पता चलेगा कि पेशेंट को ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। जब तक हमें उसका नहीं पता चलेगा, हम ये टाइप का नहीं पता लगा पाएँगे कि पेशेंट को कौन-सी वाली एसाइटिस है, तब तक हम कॉज़ की तरफ नहीं जा पाएँगे। तो ये अपना अच्छा डायग्नोसिस बनाने के लिए पैरासेंटेसिस करवाना पेशेंट की इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा अगर हम इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये पेशेंट जो होते हैं, ये ज़ाहिर बात है काफ़ी ये आफ्टर क्रोनिक कंडीशन ये हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और कॉज़ डायरेक्टेड होता है हमेशा ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स का, कि कॉज़ को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता इनकी डाइट में
सोडियम का इंटेक कम करवा दिया जाता है, लेस देन 2000 टू 4000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। उसके अलावा इन पेशेंट्स को, एसाइटिस वाले पेशेंट्स को डायूरेटिक्स दी जाती है, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन और फिरोसामाइड ये मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं। ये इन पेशेंट्स को दी जाती है ताकि एसाइटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो कम हो जाए बॉडी के अंदर। उसके अलावा जो बाकी की मैनेजमेंट होती है, बाकी की जो ड्रग्स होती हैं, मेडिकेशंस होंगी, वो पेशेंट की होगी कॉज डायरेक्टेड। आप पेशेंट की कॉज का पता करें, फिर जो पेशेंट को कॉज होगा फिर उसके मुताबिक उस पेशेंट को फिर वो ट्रीट किया जाएगा। अलबत्ता बस ये एसाइटिस के लिए यही दो चीज़ें होती हैं कि एक उसका सोडियम इंटेक कम करवा दिया जाता है, दूसरे नंबर पे उन पेशेंट्स को डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। मतलब ये मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन है ये पायरोनोलैक्टोन का और फ्यूरोसमाइड का। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।